हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि क्लास 12 का टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में केसी सिन्हा का जो एक्सरसाइज 19.13 है उसमें अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 15 यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग 16 और उसके बाद वाला जो प्रॉब्लम है वो कैसे बनेगा ये जरा डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ बच्चों ने हमसे पूछा कि सर क्वेश्चन नंबर 9 नहीं बना है। तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं और तब हम लोग 16 के टाइप का एग्जाम्पल देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है I इक्वल टू एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कैसे बनेगा? अभी क्या ये किसी पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में है? अभी नहीं है। हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना एक्स स्क्वायर बराबर जेड, और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, जेड का dz बाई dx, dx को इधर लाइए तो x dx और 2 को उधर भेजिए, इज इक्वल टू dz बाई 2। तो अब हमारा सवाल हो जाएगा I इक्वल टू एक्स dx के जगह पर dz बाई 2 और एक्स स्क्वायर के जगह पर z प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर के जगह पर z प्लस बी स्क्वायर। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि I इक्वल टू, यहाँ ये देखिए ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। तो अब ये सवाल हमारा हो गया dz बाई z प्लस ए स्क्वायर इंटू z प्लस बी स्क्वायर। जहां a स्क्वायर और b स्क्वायर ये दोनों कांस्टेंट है, तो अब ये किस तरीके का सवाल आ गया? अब ये आ गया 1/x प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा के रूप का। तो अब पार्शियल फ्रैक्शन में इसको हम लोग पहले एक्सप्रेस करते हैं। तो हम लोग मानेंगे, माना 1/, या ऐसा करिए पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए, तो इसी का हम लोगों को इंटीग्रेशन निकालना है। अब इसको हम लोग को दो भाग में तोड़ना होगा ताकि मेरा इंटीग्रेशन के फॉर्मूला के रूप में आ जाए। तो अब जरा देखते हैं कि ये दो भाग में कैसे टूटेगा। ये 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो अब हम लोग इसको मान लेते हैं, माना यहाँ dz का कोफिशिएंट कितना है? dz का गुणांक है 1। तो ये हमारा जो फलन है ये किस रूप का है? तो ये है 1/z प्लस ए स्क्वायर इंटू जेड प्लस बी स्क्वायर। तो पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से हम लोग मानेंगे, माना 1/z प्लस ए स्क्वायर इंटू जेड प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके संगत क्या पार्शियल फ्रैक्शन माना जाएगा? a बाई जेड प्लस ए स्क्वायर प्लस इसके संगत b बाई जेड प्लस बी स्क्वायर। यही हो गया। अब इस 1 को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं और ये दोनों जो डिवाइड में है वो उधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो z प्लस ए स्क्वायर इंटू जेड प्लस बी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो z प्लस ए स्क्वायर से z प्लस ए स्क्वायर कटेगा, तो बचेगा क्या? a इंटू जेड प्लस बी स्क्वायर प्लस b इंटू, ये दोनों इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा। तो z प्लस बी स्क्वायर से z प्लस बी स्क्वायर कटेगा, तो बचेगा z प्लस ए स्क्वायर। और अब यहाँ पर वेरिएबल कौन है? वेरिएबल है z, और a b स्क्वायर और a स्क्वायर ये कांस्टेंट है। तो हम लोग इस गुणनखंड को 0 के बराबर करने के लिए खुद से वैल्यू हम लोग रखेंगे। तो z बराबर क्या वैल्यू रखा जाए ताकि ये गुणनखंड 0 के बराबर हो जाए? सोचिए,
तो अगर हम z बराबर माइनस बी स्क्वायर रख देते हैं तो ये माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो 1 बराबर a इंटू 0 प्लस b इंटू यहाँ हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 1 बराबर a इंटू 0 तो 0 हो गया, b इंटू इसको पलट कर लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया b बराबर 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये गुणनखंड तो 0 के बराबर हो गया। अब इस गुणनखंड को 0 के बराबर करने के लिए z बराबर क्या पुट करना होगा, माइनस ए स्क्वायर। तो अगर हम लोग z बराबर माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ देखिए 1 बराबर a इंटू z बराबर अगर माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, और यहाँ माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, b इंटू 0 1 बराबर, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस अगर आप कॉमन लेते हैं तो ये ए स्क्वायर प्लस में आ जाएगा और बी स्क्वायर माइनस में आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा माइनस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इससे फायदा क्या हुआ कि अब इस फ्रैक्शन को, ये जो हमारा फलन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई जेड प्लस ए स्क्वायर इंटू जेड प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है, a बाई जेड प्लस ए स्क्वायर। तो a का वैल्यू है माइनस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का वैल्यू है, और ये है a बाई जेड प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा z प्लस ए स्क्वायर प्लस, अब है b बाई जेड प्लस बी स्क्वायर, या ऐसा करिए, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ जगह नहीं बच रहा है। तो अब a और b का जो वैल्यू निकल गया उस वैल्यू को हम लोग यहां रखते हैं। देखिए पुनः यही ना हमारा फ्रैक्शन था, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 बाई जेड प्लस ए स्क्वायर इंटू जेड प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, a बाई जेड प्लस ए स्क्वायर। तो a का वैल्यू है माइनस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a बाई, तो माइनस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a का वैल्यू है, और इंटू जेड प्लस ए स्क्वायर प्लस b बाई जेड प्लस बी स्क्वायर। तो b का वैल्यू है 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू जेड प्लस बी स्क्वायर। इसमें से क्या करते हैं कि 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ भी है, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ भी है, और ये प्लस वाला को पहले लिखते हैं। तो 1 बाई जेड प्लस बी स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा माइनस 1 बाई जेड प्लस ए स्क्वायर। अब इसको अगर आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करिएगा तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों बराबर आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन से यही फायदा होता है कि इस फ्रैक्शन को हम लोग दो ऐसे भाग में लिख देते हैं जिसको सॉल्व करने पे इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों बराबर आ जाएगा। और अब जब इसको हम लोग इस रूप में लिख दिए तो अब हमारा इंटीग्रेशन आसान हो गया, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकल जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। तो अब जो हमारा इंटीग्रेशन है वो बड़ी आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा।
तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो है I इज इक्वल टू 1/2 और इंटीग्रेशन का साइन 1/2 इंटू इसी का इंटीग्रेशन निकालना था, तो इसके जगह पर डायरेक्ट हम लोग ये लिख देते हैं 1/a² माइनस b² इंटू 1/z² प्लस b² माइनस 1/z प्लस a² dz। और ये 1/a² माइनस b² ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा। I इज इक्वल टू 1/2 a² माइनस b², ये कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा dz बाई z प्लस b² माइनस dz बाई z प्लस a²। और अब ये किस फॉर्मूले पर आ गया, यहाँ z है, तो z है मतलब ये किस फॉर्मूले पर आ गया, ये आ गया dx बाई x के रूप में, क्योंकि x का काम कौन कर रहा है, z प्लस b²। ये b² कांस्टेंट है, ये हमेशा ऐसा मत सोचिएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में, नहीं, ये रैखिक ही है, ये रैखिक व्यंजक ही है, क्योंकि हम लोग किसका पावर देखेंगे, z का, तो z का पावर यहाँ 1 है, और ये तो कांस्टेंट है, b² रहे, bq रहे, b4 रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा dx बाई x पर, तो dx बाई x का इंटीग्रेशन होता है 1/2 a² माइनस b² तो रहेगा ही, और इसका इंटीग्रेशन होता है log x, तो log z प्लस b² माइनस log z प्लस a²। एक स्टेप और बढ़ाते हैं, ये log m माइनस log n के फॉर्मूला पर आ जाएगा 1/2 a² माइनस b²। log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m बाई n, तो log z प्लस b² बाई z प्लस a² प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। नोट करिए इसको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 to 15 यहां तक तो हमारा बन ही गया है, तो 16 के टाइप का एक एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं ताकि 16 नंबर सवाल आप खुद से बनाएं। एग्जांपल I इक्वल टू, ये है dx डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू x² प्लस 1, इसी के टाइप का 16 नंबर सवाल है। तो आइए देखते हैं जरा कि ये कैसे बनेगा। तो ये जो व्यंजक है ये रैखिक व्यंजक है, किस रूप का है, ये x माइनस अल्फा के रूप का है, लेकिन ये व्यंजक एक द्विघात व्यंजक है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप का व्यंजक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के नियम के हिसाब से हम लोग क्या मानते हैं, माना bx का गुणांक है 1, तो 1/x माइनस 1 इंटू x² प्लस 1 इज इक्वल टू, इसके संगत क्या माना जाएगा, इसके संगत माना जाएगा a बाई x माइनस 1 प्लस, अब आप याद करिए जो पार्शियल फ्रैक्शन का जब मैं थ्योरी बता रहा था तो उसमें यह बताया था कि अगर हर का गुणनखंड एक द्विघात व्यंजक के रूप में है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है, तो उसके संगत जो पार्शियल फ्रैक्शन मानते हैं वो ax प्लस b बाई ax² प्लस bx प्लस c के रूप का मानते हैं। तो a तो ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, तो अब इसके संगत जो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मानेंगे वो मानेंगे bx प्लस c बाई x² प्लस 1। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, अगर हमारा हर का गुणनखंड ax² प्लस bx प्लस c के रूप का रहता है तो उसके संगत जो पार्शियल फ्रैक्शन मानते हैं वो मानते हैं ax प्लस b डिवाइडेड बाई ax² प्लस bx प्लस c। तो ये द्विघात व्यंजक है, तो इसके संगत जो हम लोग मानेंगे वो bx प्लस c, ये तो ऑलरेडी ले चुके हैं, तो bx प्लस c डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 इस रूप का मानेंगे। अब 1 को आप यहीं छोड़िए और ये दोनों को उधर लेके जाइए,
तो a इंटू एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस वन से एक्स स्क्वायर प्लस वन कटेगा, एक्स माइनस वन। और अब बारी है एक्स का वैल्यू पुट करने का। तो ये गुणनखंड कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस वन भी पॉजिटिव क्वांटिटी, तो दो पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर जोड़िएगा तो वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो ये कभी जीरो के बराबर नहीं होगा, लेकिन ये वाला गुणनखंड जीरो के बराबर हो सकता है। कब? जब हम लोग x बराबर वन रखेंगे तब। तो पुट करेंगे x बराबर वन, तो वन इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ वन रखिएगा तो वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन हो जाएगा टू, प्लस बी एक्स प्लस सी, और इंटू यहाँ हो जाएगा जीरो। तो इसको अगर आप हल करिएगा तो ये तो पूरा जीरो हो गया, तो a का वैल्यू यहाँ निकल गया 1/2, a का वैल्यू 1/2 निकल गया। अब तो कोई गुणनखंड है नहीं, ये गुणनखंड तो जीरो के बराबर हो ही गया, ये गुणनखंड कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो अब x का कोई भी वैल्यू जो आपको समझ में आए वो खुद से वैल्यू ले लीजिए। तो 1 तो ले चुके हैं, तो अब आसान वाला वैल्यू है जीरो, तो पुट करते हैं x बराबर जीरो। तो अगर x बराबर जीरो पुट करिएगा तो हो जाएगा 1 बराबर a इंटू, यहाँ जीरो रखिएगा तो जीरो प्लस वन, वन प्लस यहाँ जीरो रखिएगा तो b इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ बचेगा c, और यहाँ जीरो रखिएगा तो जीरो माइनस वन, माइनस वन। तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस सी, c को इधर लाइए तो c इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस वन, और a का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो a का वैल्यू दे दीजिए 1/2 माइनस वन, तो c इज इक्वल टू 1/2, इसको सॉल्व करिएगा तो 1/2 माइनस वन, c का वैल्यू निकल जाएगा माइनस 1/2। तो a का वैल्यू निकल गया 1/2, c का वैल्यू निकल गया माइनस 1/2। अब एक वैल्यू x का कोई और रखेंगे तो वहां से हमारा b का वैल्यू निकल जाएगा, इसको नोट करिए। तो अब x का एक और वैल्यू कोई भी रखते हैं हम लोग, ताकि मेरा b का वैल्यू निकल जाए। देखिए अब हम लोग यहाँ पुट करते हैं x इज इक्वल टू, कोई भी वैल्यू पुट करिए। तो 1 पुट कर चुके हैं, 0 पुट कर चुके हैं, तो आसान वाला वैल्यू 1 और 0 के बाद फिर 2 है, तो x बराबर हम लोग 2 पुट कर दिए। तो 2 पुट करेंगे तो 1 बराबर a इंटू, यहाँ 2 पुट करिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, प्लस यहाँ 2 पुट करिएगा तो यह हो जाएगा 2b प्लस c, और 2 पुट करिएगा तो 2 माइनस 1 1, तो 1 बराबर हो गया 5a प्लस 2b प्लस c। 1 बराबर 5 इंटू, a का वैल्यू दीजिए 1/2 प्लस 2b, और c का वैल्यू निकल गया माइनस 1/2। अब यहाँ से हम लोग 2b को इसी तरफ छोड़ देंगे, बाकी को इधर लेके आ जाएंगे, तो उससे हमारा b का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1, ये 5/2 को इधर लाइए, माइनस 5/2, ये माइनस 1/2 को इधर लाइएगा, प्लस 1/2, बचेगा 2b, एलसीएम लीजिए 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 2b, 2 प्लस 1 3 माइनस 5 माइनस 2/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2b। तो यहाँ से आ गया b इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो a का वैल्यू निकल गया 1/2, b का वैल्यू निकल गया माइनस 1/2, और c का वैल्यू निकल गया माइनस 1/2। अब तीनों वैल्यू हम लोग वहाँ पुट करेंगे, इसको नोट करिए। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग यही ना लेके चले थे, 1/x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, क्या था यहाँ a/x माइनस 1, तो a का वैल्यू निकल गया 1/2
और बाई एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी। तो b का वैल्यू है -1/2x प्लस c का वैल्यू है -1/2/x² + 1। ये है 1/2x माइनस 1 और इन दोनों में से -1/2 कॉमन लीजिए। तो -1/2 कॉमन लीजिएगा तो ये आ जाएगा x + 1 डिवाइडेड बाई x² + 1। अब इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो ये और ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए, खुद से आप सॉल्व करिए और सॉल्व करके देखिए कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर होता है या नहीं। तो अब इससे क्या फायदा हुआ कि i = इसी का इंटीग्रेशन निकालना था, तो इसके जगह पर अब ये लिखते हैं। तो 1/2 × x माइनस 1 माइनस, इसको ऐसा करते हैं अलग अलग लिख देते हैं, -1/2 x by x² + 1। ये -1/2 मल्टीप्लाई हुआ x से, तो -1/2 x by x² + 1। फिर -1/2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो -1/2 और x² + 1 और dx तो रहेगा। अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। यहाँ हो जाएगा dx by x माइनस 1, -1/2 कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा x dx by x² + 1, -1/2 कांस्टेंट है dx by x² + 1। और अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर आ गया, ये आ गया dx by x का। तो dx by x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो इसके जगह पर डायरेक्ट लिख देंगे log x। और ये आ जाएगा dx by x² + 1, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। ये भी सूत्र पर है, लेकिन ये सूत्र पर नहीं है। तो इसको कैसे इंटीग्रेशन किया जाए, इसको नोट करिए पहले। अब देखिए, ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पे है, ये फॉर्मूला लगा देंगे। ये भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पे है, फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन ये फॉर्मूला पे नहीं है, तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग को मानना होगा, माना x² + 1 = z। और अब इसको डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो x² का 2x = dz/dx, dx को इधर लाइए, तो x dx = dz/2। अब हो जाएगा i = ये तो 1/2, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर है log x माइनस 1। ये आ जाएगा -1/2 तो है नहीं, x dx के जगह पर dz/2, तो dz/2 हो गया। और इनटू x² + 1 के जगह पर z -1/2। ये देखिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर है, इसका होता है tan इनवर्स x। और अब आइए, i = 1/2 log x माइनस 1। ये इंटीग्रेशन का साइन तो यहाँ रहेगा ही, ये इंटीग्रेशन का साइन रहेगा। अब बताइए कि 1/2 और ये 2 है, तो 1/4 बाहर हो गया, 1/4 बाहर। और dz/z, इसका इंटीग्रेशन होता है log z माइनस 1/2 tan इनवर्स x + c। क्या आंसर हम लोग z के पद में छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते, तो z के जगह पर वापस अब रख देंगे x² + 1। तो i = 1/2 log x माइनस 1 -1/4 log, और z के जगह पर x² + 1 -1/2 tan इनवर्स x + c। और यही हमारा आंसर हो गया, इसको नोट करिए। तो इस एग्जाम्पल के आधार पे
आपका 16, 17, 18 और 19 यहाँ तक का सवाल इसी पे बन जाएगा। अब 20 नंबर सवाल और 21 नंबर सवाल ये दोनों इससे अलग है। तो 20 नंबर सवाल के टाइप का कोई एग्जाम्पल भी नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्ट अब मैं क्वेश्चन नंबर 20 बता दे रहा हूँ। तो 20 नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका इंटीग्रेशन निकालना। तो अब आप याद करिए कि जब सबसे शुरू में जब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग दो तरह का परिमेय फलन देखे थे। एक देखे थे उचित परिमेय फलन, दूसरा देखे थे विषम परिमेय फलन। तो उचित परिमेय फलन क्या होता था? तो जिसमें ऊपर वाला जो पावर है वो कम होता था और नीचे वाला का पावर ज़्यादा होता था। और पार्शियल फ्रैक्शन का जो भी रूल है वो उचित परिमेय फलन के लिए ही लागू होता है। ये विषम परिमेय फलन के लिए ये नियम फेल कर जाता है। तो और विषम परिमेय फलन क्या है? तो यदि ऊपर का पावर और नीचे का पावर दोनों बराबर हो या ऊपर का पावर ज़्यादा हो और नीचे का पावर कम हो तो वो कहलाता है विषम परिमेय फलन। तो यहाँ देखिए ऊपर का जो मैक्सिमम पावर है अंश का वो है 2 और हर का जो मैक्सिमम पावर है वो भी है 2। तो इसका मतलब ये कौन सा परिमेय फलन हो गया? ये हो गया विषम परिमेय फलन। और विषम परिमेय फलन को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। ऐसे तो ये तो गुणनखंड में तोड़िएगा तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 में वो आ जाएगा, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन पर हम लोग उसको नहीं तोड़ सकते। तो यहाँ से हम लोग का क्या निष्कर्ष निकला कि अगर कोई उचित परिमेय फलन है, जैसे अभी तक जो भी सवाल हम लोग बना रहे थे वो सब में हमारा उचित परिमेय फलन मिलता था। ऊपर का पावर कम होता था, नीचे का पावर ज़्यादा होता था। लेकिन 20 नंबर और 20 के बाद 21, 22 जो भी है उसमें ऊपर का पावर और नीचे का पावर या तो बराबर रहेगा या ऊपर का पावर ज़्यादा रहेगा, नीचे का पावर कम रहेगा, मतलब वो विषम परिमेय फलन है। तो विषम परिमेय फलन को पार्शियल फ्रैक्शन में डायरेक्ट नहीं व्यक्त करना है। तो इसका तरीका क्या है कि पहले हर से अंश में भाग दीजिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बताइए कि कितना बार में लगेगा? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो एक बार में लगेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल होगा, ये बचेगा 5x और 1 माइनस 6 माइनस 5। तो इसका मतलब ये होगा कि अब हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसको लिख सकते हैं ये मल्टीप्लाई बाई ये, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस ये मल्टीप्लाई हुआ 1 से प्लस 5x माइनस 5, मतलब हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और इसमें से हम लोग 5 कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस 1। अब इसको और इसको अगर इसको सॉल्व करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर आ जाएगा। इससे फायदा ये हुआ कि अब जो हमारा i बराबर है वो एक्स स्क्वायर, ऐसा करिए इसको पहले नोट करिए। तो आप देखिए i बराबर हमारा यही ना सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जगह पर अब हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। अब इसको अलग अलग डिवाइड करिए तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 है और ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 है, तो अलग अलग डिवाइड होगा तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा मतलब ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 5 को बाहर निकालिए कांस्टेंट है x माइनस 1 dx और डिवाइडेड बाई ये तो इससे डिवाइड होकर 1 हो गया 1 dx, लेकिन ये इससे डिवाइड होकर के यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब आइए i इक्वल टू बताइए dx का इंटीग्रेशन x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 dx और डिवाइडेड बाई, और अब इसको अब यहाँ ये देखिए कि इसका पावर कितना है 1
और इसका पावर कितना है 2। तो अब ये कैसा परिमेय फलन हो गया, अब ये हो गया उचित परिमेय फलन, क्योंकि ऊपर का पावर कम हो गया और नीचे का पावर ज्यादा हो गया। तो अब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। पहले हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन नहीं ब्रेक कर सकते थे, तो अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए इसको गुणनखंड में तोड़िए। तो x-3 इंटू x-2, इसको मानिए समीकरण फर्स्ट, और इसको यहीं छोड़ देते हैं। और अलग से अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके और इसका इंटीग्रेशन निकाल करके फिर इसमें पुट कर देंगे। इसको नोट करिए। तो अब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में जो पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका है वो तरीका लगा करके इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। तो क्या तरीका होता है, इसको हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। तो लिखेंगे माना x-1 डिवाइडेड बाई x-3 इंटू x-2 इज इक्वल टू इसके संगत पार्शियल फ्रैक्शन a बाई x-3 प्लस इसके संगत b बाई x-2। x-1 को यहीं छोड़िए, इसको उधर ले जाइए। तो a इंटू ये जब उधर जाएगा तो x-3 से x-3 कटेगा x-2, b इंटू x-2 से x-2 कटेगा x-3। पुट कर देंगे। इस गुणनखंड को 0 के बराबर करने के लिए x बराबर 2 पुट करेंगे। तो 2 माइनस 1 बराबर a इंटू ये तो 0 हो गया प्लस b इंटू यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो b बराबर आ जाएगा -1। अब एक वैल्यू और हम लोग पुट करते हैं। ये तो गुणनखंड 0 के बराबर हो गया। इस गुणनखंड को 0 के बराबर करने के लिए x बराबर 3 पुट करेंगे। तो 3 माइनस 1 2 बराबर a इंटू 3 माइनस 2 1, मतलब a बराबर आ गया 2। तो अब जो हमारा गुणनखंड था, परिमेय फलन जो था वो क्या था, x-1 डिवाइडेड बाई x-3 इंटू x-2 इज इक्वल टू यही ना था a बाई x-3, मतलब ये हो जाएगा 2 बाई x-3 प्लस b बाई x-2, तो -1 बाई x-2। अब इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो ये और ये दोनों बराबर आ जाएगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन मेरा आसान हो गया, इसको नोट करिए। तो अब हमारा जो समीकरण 1 था उस समीकरण 1 में हम लोग चलते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, देखिए समीकरण 1 था, यहां लिख देते हैं। समीकरण 1 से i बराबर क्या था, x प्लस 5 और इंटू इंटीग्रेशन 5 इंटू इंटीग्रेशन, और यही इंटीग्रेशन था। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 बाई x-3 माइनस 1 बाई x-2 dx i इक्वल टू x। इसको मल्टीप्लाई करिए तो 5 और 2 मल्टीप्लाई होके 10, कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा dx बाई x-3, और 5 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो -5 dx बाई x-2, तो x प्लस 10 ये dx बाई x पर आ जाएगा log x-3 माइनस 5 log x-2 प्लस c, और यही हमारा आंसर होगा। इसको नोट करिए। तो ये जो एक्सरसाइज हमारा है, एक्सरसाइज 19.13, तो 19.13 का जितना भी टाइप था पार्शियल फ्रैक्शन का वो सारा टाइप मैंने बता दिया है। और अब आपका होमवर्क हो जाएगा 16 टू ऑल, एक्सरसाइज 19.13 का 16 टू ऑल। अब जो भी डाउट होगा वो डाउट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।